Right. So, good evening and let's start. आज मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ नेचुरोपैथी का, नेचर क्योर का, जिससे आप ये समझ सकें कि कैसे हम पूरे कोर्स को स्ट्रक्चर करके रखें। तो कोर्स के स्ट्रक्चर को भी समझते हैं और नेचुरोपैथी के बेसिक्स को समझते हैं। जब भी हम नेचर केयर की बात करते हैं तो जो एस्पेक्ट्स हम लोग सीखने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू नेचुरोपैथी, इट्स मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स, और योग से आप लोग सब जुड़े हुए हैं तो योग से आप परिचित ही हैं। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी। किन सिद्धांतों पे हम काम करते हैं, क्योंकि वो सिद्धांत ही पूरी चिकित्सा का निर्धारण करते हैं। कैसे उपचार होगा, किस तरह से हमें किसी भी बीमारी को देखना है या समझना है। उसके साथ हम लोग जानते हैं पंच महाभूत थ्योरी को। पंच महाभूत थ्योरी का अर्थ, जिसका अर्थ है कि शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और उन पंच तत्वों से ही शरीर की चिकित्सा होती है। अब हम ये जानेंगे कि उन पंच तत्वों से चिकित्सा होती कैसे है। वैसे तो पूरे संसार में हर जगह पर ये पंच तत्व मौजूद हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। बट इससे उपचार कैसे होगा, इससे चिकित्सा कैसे होगी? तो कौन कौन सी ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं जो यूज होती हैं नेचुरोपैथी में, और ये सारी चीजें हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम परिभाषा की बात करें कि नेचुरोपैथी है क्या, तो नेचुरोपैथी एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम? जो हमें अंदर से स्वस्थ करता है। नेचुरोपैथी सिस्टम ऑफ हीलिंग आवर ओन बॉडी एंड एनीवन इन दिस वर्ल्ड। कैसे हील करते हैं? तो हील करने के लिए हम लोग सारे नेचुरल एलिमेंट्स का उपयोग करते हैं। जिससे ये शरीर बना हुआ है, उन्हीं पांच तत्वों से हम शरीर का उपचार करते हैं। आपका शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। लास्ट इंट्रोडक्शन सेशन में हमने इस बारे में चर्चा किया था कि पृथ्वी तत्व अर्थात आपके शरीर की मसल्स, बोन्स हो गई। जल तत्व अर्थात आपके शरीर में जहां भी किसी भी तरह का फ्लूइड्स है, वो आपके शरीर में जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अग्नि तत्व, जो कि आपके अर्थात जठराग्नि के बारे में बताता है। चौथा है वायु तत्व। वायु तत्व शरीर में लंग्स और अन्य कई स्थान पर वायु मौजूद रहती है। और आकाश तत्व अर्थात स्पेस, जहां जहां एम्प्टी स्पेस है। अगर नाक है, नाक में जहां स्पेस है तो दैट इज आकाश तत्व। तो शरीर में जिस जिस स्थान पर स्पेस है वो है आकाश तत्व। और जब शरीर में कुछ नहीं रहता तो सिर्फ स्पेस रहता है, और इसलिए सबसे बड़ा तत्व जो है वो है आकाश तत्व। तो अब अगर हम इस बात को समझ गए तो एक बात को और समझने की जरूरत है कि ये पांचों तत्व जो हैं ये किस क्रम में बने। तो कहते हैं सबसे पहले आया आकाश तत्व, स्पेस। जब घर बनाना होता है तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको? स्पेस होगा तो फिर क्या बनेगा? बिल्डिंग बनेगी, स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर जिन चीजों से बनेगा, सीमेंट से बनेगा, रेती से बनेगा, ईंटे से बनेगा, लोहे से बनेगा, वो स्ट्रक्चर चाहिए हमको। तो सबसे पहले चाहिए स्पेस, आकाश। आकाश के बाद आया सबसे जरूरी तत्व जिसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, वो है हवा, वायु तत्व। ठीक। अब जब आकाश आया, वायु आया, तो वायु जब कंपन करता है, आकाश और वायु में जब घर्षण होता है, तब उससे निकलती है अग्नि। और जब अग्नि, वायु, आकाश ये मिलके कंपन करते हैं तो उससे निकलता है जल तत्व। और फाइनली उसके इन चारों के समावेश से बनता है मिट्टी तत्व। तो इसका मतलब किस क्रम में बना ये? आकाश, वायु, अग्नि, आप और पृथ्वी। इसलिए हम इसको बोलते हैं पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। एक ऑर्डर है ये। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। आप अर्थात पानी। तो चूंकि ये ऑर्डर है, क्रम है, तो सबसे बड़ा तत्व है आकाश तत्व। तो अब नेचुरोपैथी के आविष्कारक कौन है? सबसे पहले उपचारक कौन है? तो ये हम लोग जानते हैं इतिहास में।
तो हम इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे कि नेचुरोपैथी शुरू कहाँ से हुई, क्या ये भारत में शुरू हुई या विदेश में शुरू हुई। तो जब हम इतिहास को जानेंगे तो हम ये जानने को मिलेगा कि बड़े बड़े एलोपैथी चिकित्सक अपनी पद्धति को छोड़ करके प्राकृतिक चिकित्सा अपना करके उससे जो लोगों का उपचार कर रहे हैं, ये हम लोग अभी इतिहास में जानने वाले हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा की शुरुआत कहा जाता है कि लगभग 2000 साल पहले हुई, पर मेरा ऐसा मानना है कि ये 5000 साल पहले हुई। जब से मनुष्य है तब से प्राकृतिक चिकित्सा है, पानी तब से है, हवा तब से है। तो इसलिए इस चिकित्सा को उतना ही पुराना समझा जा सकता है जितना मनुष्य का इतिहास है, मनुष्य के होने का इतिहास है, उतना ही पुराना इस चिकित्सा का इतिहास है। पर जल के चिकित्सा गुण को कुछ लोगों ने जाना, जैसे उदाहरण के लिए विंसेंट प्रेस्नेस का नाम आता है। इन्होंने जल के चिकित्सा गुणों को पहचान करके उसको चिकित्सा में उपयोग किया। इन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखने के बाद उन्होंने जल की पावर, जल के अफेक्ट्स को समझ करके कैसे मनुष्य अपने आप को उस पावर से ठीक कर सकता है, इसको उन्होंने प्रकृति में ही देखा। उन्होंने जानवरों में देखा, और जानवरों में क्या देखा कि एक हिरन का पैर टूट गया है, वो रोज एक पानी झरने के नीचे आता है, खड़ा होता है, चला जाता है, आता है, खड़ा होता है, चला जाता है, आता है, खड़ा होता है, चला जाता है, लंगड़ाते लंगड़ाते आता है, चला जाता है। और जैसे जैसे महीने गुजरता है, 1 महीने बाद, 30 दिन बाद, 40 दिन बाद, धीरे धीरे उसकी चाल में फर्क आ रहा होता है। अब वो लंगड़ा के नहीं, अब वो दौड़ के वापस जा रहा होता है। 30 to 40 डेज में हिरन को कौन चिकित्सक मिलेगा? तो मिलेगा क्या चिकित्सक जाके उसको पकड़ के, उसका पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, तो बेचारों जानवरों को तो कोई नहीं है। तो ये लोगों की चिकित्सा कैसे होती होगी, समझने की बात है, राइट। मनुष्य का फ्रैक्चर हो जाए तो वो चिकित्सक के पास जाता है, पर अगर जानवर का पैर का फ्रैक्चर हो जाए तो वो किसके पास जाएगा? तो उन्होंने जब ये जानवरों में देखा, उन्हें अद्भुत कि पानी से ये जानवर अपना फ्रैक्चर ठीक कर रहा है, जरूर इसमें कुछ होगा। तो जब उस पावर को उन्होंने समझा, तब उन्होंने उसको गहराई से जानते हुए बहुत सारी चीजों में अध्ययन करके उसके इफेक्ट्स को प्रूव किया कि ये इफेक्टिव है इन प्रॉब्लम्स के लिए। अब एक नाम हम सुनते हैं जो है हिप्पोक्रेट्स का नाम। हिप्पोक्रेट्स एक बहुत ही फेमस नेम है, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन के रूप में कहलाए जाते हैं। हिप्पोक्रेट्स अर्थात फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। जो एलोपैथी चिकित्सा है उसके फादर हैं हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स क्या कहते हैं? उनकी एक लाइन बहुत फेमस है, वो कहते हैं नेचर क्योर्स नॉट द फिजिशियंस। वो कह रहे हैं नेचर क्योर्स नॉट द फिजिशियंस। प्रकृति उपचार करती है, चिकित्सक नहीं। चिकित्सक वो माहौल बनाता है जिससे शरीर के अंदर उपचार की प्रक्रिया तेज हो सके। चिकित्सक वो माहौल बनाता है जिससे शरीर के अंदर उपचार की प्रक्रिया तेज हो सके। उपचार शरीर को खुद ही करना है, क्योंकि शरीर के अंदर होने वाली कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं है। ये तो आपको स्वीकार है। मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है कि अंदर होने वाली किसी भी क्रियाओं पर मेरा नियंत्रण नहीं है, तो उपचार पर मेरा नियंत्रण कैसे होगा? हो सकता है क्या? आज एक चिकित्सक मेरे पास आए थे, काफी सालों से मुझसे जुड़े हुए हैं। तो वो एलोपैथी चिकित्सा का अभ्यास किया करते थे। तो आज वो मुझसे कहते हैं, पिछले कुछ साल पहले मैंने बी फार्मा कंप्लीट किया, एक मेडिकल शॉप खोली, और बी फार्मा करने के बाद मैंने दवाइयों का उपयोग करना मिनिमाइज कर दिया। मैंने पेशेंट को दवाई लिखना मिनिमाइज कर दिया। मैंने क्यों भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले जब उन केमिकल और उनके इफेक्ट्स को समझना शुरू किया मैंने, तो मुझे लगा तो मैं तो पेशेंट को ठीक करने की बजाय और बीमार कर दूं। तो मैंने उसका उपयोग करना मिनिमाइज कर दिया। आज भी मेरे पास अपने बड़े भाई की चिकित्सा के लिए आए थे, जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, और जिन्हें अन्य उपचार में डायलिसिस के लिए भी कहा गया है, उसके उपचार के लिए आए थे। वो खुद चिकित्सक है, डॉक्टर हैं।
और पुराने मुझसे परिचित हैं, 15 साल का पुराने का परिचय है हमारा। तो मुझसे कहते हैं कि मैं उस पद्धति के माध्यम से इलाज इसलिए नहीं करना चाहता कि जो दवाइयां आज दी जा रही हैं वो आने वाले समय में मेरे डायलिसिस को और प्रबलता से करवाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये दवाई, वो क्या बोल रहे हैं, अभी इसको लेके देख लीजिए, कुछ दिनों बाद फिर आगे जैसी परिस्थिति होगी वैसा देखेंगे। तो ये लेकर के तत्कालिक उन्होंने, अब हमारा शरीर क्या हुआ, स्टेरॉइड जैसे ही हमने लिया तो शरीर उस पर निर्भर हो जाएगा, तो शरीर जो थोड़ा बहुत काम कर रहा है वो भी बंद कर देगा, और जैसे ही बंद कर देगा तो आपको पूर्ण रूप से वो डायलिसिस की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ये ऐसा उनका कहना है। इसलिए मैंने उस प्रक्रिया में जाने, उस दवाई को शुरू करने से अपने भाई को रोक दिया। भाई है ना, और कोई पेशेंट होता तो हाँ, पर समझ में आया तो वो उस चीज को रोकने लग करके उससे कैसे बाहर आए इस बारे में विचार करने लगे। उनके भाई उनसे कहते हैं कि अब जो जो चिकित्सा पद्धति से अपन कोशिश कर सकते हैं, आइए अपन कोशिश कर लें। अच्छा, दूसरा, मुझे पता है इसकी परिस्थिति, ये जिस स्तर पे आज खड़े हैं, मुझे पता है कि हो सकता है अगर इन्होंने जीवन शैली को ठीक से फॉलो नहीं किया तो आने वाले दिनों में इनकी डायलिसिस होगी ही, और डायलिसिस होने के साथ साथ किडनी बदलने की भी नौबत आएगी। मुझे पता है ये बात, बट क्या एक चिकित्सक होने के नाते पहले से ही मैं उनको ये बात बोल दूं तो वो तो पूरी तरह से अपनी मानसिक क्षमता खो देंगे, और मानसिक क्षमता खो देंगे तो जो शरीर के उपचार होने की या ठीक होने की थोड़ी बहुत भी कुछ संभावनाएं हैं खत्म हो जाएगी। इसलिए एक चिकित्सा का काम है, वो क्या जानता है, कितना समझ रहा है, उससे ज्यादा जरूरी है कि वर्तमान में वो जो बैठा हुआ है उसको कितनी प्रबलता से विश्वास दिला सकता है कि हाँ आप ठीक हो सकते हो। ये विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है। आगे जो परिस्थिति होगी वो हो सकता है उसके आपके मेरे नियंत्रण में, चिकित्सा के नियंत्रण में ना हो, पर इस वक्त के लिए जो हम कर सकते हैं उसे हमें यही करना चाहिए। तो हिपोक्रेट्स कहते हैं नेचर क्योर्स नॉट द फिजिशियंस, मतलब कोई डॉक्टर, वास्तविकता में कोई डॉक्टर नहीं, वो सिर्फ साधनों को आपके लिए उपयुक्त बना रहा है ताकि आपके शरीर में अंदर का उपचार की प्रक्रिया हो सके। तो अब ये समझना छोड़ दीजिए कि चिकित्सक ही सब कुछ करता है, करता आपका शरीर है। तभी सब दवाइयों का असर हर किसी की बॉडी में अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए सबसे बड़ी बात जो हमें सीखनी है इस चिकित्सा पद्धति में वो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी की रोकथाम उसका उपचार करने से ज्यादा बेहतर है। तो अगर पूरा संसार इस बात को समझे और अपने जीवन में अपनाए तो आप ये मान लीजिए कि अगर व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ेगा तो फिर चिकित्सा किस बात की होगी, और बीमार नहीं पड़ेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो कुछ भी नहीं। एक अच्छी जीवन शैली, एक अच्छी भोजन शैली, नियमित योग प्राणायाम का अभ्यास और ईश्वर का ध्यान, क्योंकि ये इमोशंस का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। मनुष्य शरीर को तो स्वस्थ कर सकता है पर इन इमोशन से नहीं जूझ सकता। जो आए दिन उसके अंदर परिवर्तन के दौर से वो गुजरता है, उन इमोशंस के कारण से कितने सारे केमिकल रिएक्शंस, हार्मोनल चेंजेस आपके शरीर में होते हैं, और उनसे नहीं निपट पाने के कारण से तो शरीर की प्रक्रिया तो थोड़ी तो डिस्टर्ब होगी। ऐसा तो नहीं है कि वो वैसी रह जाएगी। इसलिए ये 5 प्रक्रियाएं जो कि पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश से जुड़ी हुई हैं, ये आपको स्वस्थ रहना सिखा सकती है, और अगर आप बीमार पड़ भी गए तो ये आपको स्वस्थ भी कर सकती है। तो इसी सिद्धांत को जानने की कोशिश हमें करना है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में कुल 10 सिद्धांत बताए गए, 10 प्रिंसिपल्स इन नेचुरोपैथी। आज हम उसको सिर्फ पढ़ते हैं, बाद में उसे समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपको जो ओवरव्यू दे रहा हूँ उसमें आपको आइडिया हो जाएगा।
सबसे पहला सिद्धांत है बॉडी हील्स इटसेल्फ। इन सब के पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, आप लिखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो। सेकेंड इज मेन कॉज ऑफ डिसीज इज एनर्वेशन। सिर्फ लाइन सुनते जाइए, समझाऊंगा सबको। थर्ड, germs are the secondary cause of disease. Fourth, deposition of foreign matter is disease. Fifth, acute disease is a remedial process, itself a cure. Sixth, food is building material and does not provide vitality. Seven, fasting provides an opportunity to the body to heal itself. Exercise keeps balance between nutrition and disease drainage. Patient's faith in treatment, self-determination is necessary for cure. Prayer is the ultimate healing tool. आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में जब अंतिम समय आ जाता है तो बोलते हैं कि अब भगवान का ही सहारा है, फिर सब बैठ करके भजन पूजन कर रहे होते हैं और फिर चमत्कार होता है, जो हार्ट की लाइन ऐसे सीधी सीधी चल रही होती है वो ऐसे ऐसे होने लगती है। तो प्रेयर इज द अल्टीमेट टूल। तो ये 10 सिद्धांत है जिसको हम लोग जानेंगे। तो पहला पार्ट क्या हम जानेंगे कि कैसे ये डेवलप हुआ, इसका हिस्ट्री। सेकेंड पार्ट, ये क्या सिद्धांत है जिन पे ये काम कर रहा है। थर्ड पार्ट है पंच तत्व के बारे में। पंच तत्व जो है, कहा जाता है कि शरीर में जब इनका इम्बैलेंस हो जाता है, जो कि आयुर्वेद भी कहता है, वात पित्त और कफ, ये तीनों से शरीर बना हुआ है आयुर्वेद के अनुसार से। वात, पित्त और कफ। वात मतलब वायु, हवा। पित्त मतलब बाइल, द ऑल डाइजेस्टिव जूसेस। और कफ अर्थात म्यूकस। ठीक, तो कहते हैं कि इम्बैलेंस जब शरीर में किसी भी चीज का होगा, आप खाना बना रहे हो, खाने में जो सामग्री डलती है उसमें इम्बैलेंस हो जाए तो क्या वो सही बन पाएगा? क्या वो सही बन पाएगा? तो वैसे ही शरीर के अंदर अगर इम्बैलेंस क्रिएट हो गया तो क्या शरीर अंदर से अच्छे से कार्य कर पाएगा? तो कह रहे इम्बैलेंस क्यों हो रहा है? तो इम्बैलेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे जीवन में हम बहुत सारे बदलाव से गुजरते हैं हमारी जीवन शैली के कारण से। कभी पानी कम हो गया, कभी खाना ज्यादा हो गया, कभी खाना कम हो गया, कभी पानी भी कम हो गया, ठीक से वायु गई नहीं, ऑक्सीजन लिया नहीं, भूख लग नहीं रही, शरीर में हर जगह कचरा पड़ा हुआ है। तो क्या लग रहा है आपको? ऐसे में क्या शरीर अच्छे से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जब इम्बैलेंस क्रिएट होता है बॉडी में तभी प्रॉब्लम होती है। और इम्बैलेंस कौन क्रिएट करता है? हु क्रिएट्स इम्बैलेंस? कौन पानी कम पीता है? कौन खाना ज्यादा खाता है? कौन सांस ठीक से नहीं लेता? कौन योगा नहीं करता और ऑक्सीजन ठीक से शरीर में नहीं पहुंचाता? कौन है वो शख्स? मैं जानना चाहता हूं उसके बारे में। कौन है जिसने ठीक से खुल के सांस नहीं ली? तो करने वाला अगर ऐसा करेगा तो शरीर के अंदर इम्बैलेंस आने पर तो बीमारी होगी, ठीक से फंक्शन ही कैसे होगा? तो ये 5 तत्वों से चिकित्सा कैसे होगी? तो पहला तत्व है पृथ्वी चिकित्सा, पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व से पहली चिकित्सा होती है मिट्टी चिकित्सा, जिसको बोलते हैं मड थेरेपी। मिट्टी से कैसी चिकित्सा होगी इसको हम लोग विस्तार में जानेंगे, जिसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ मड और इनडायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ मड की बात की गई है। दूसरा है चुंबक चिकित्सा, मैग्नेटोथेरेपी। ये पूरा पृथ्वी एक चुंबक है। मनुष्य के शरीर के अंदर भी चुंबकीय शक्ति है। उस चुंबकीय शक्ति को ही स्टडी की जाती है एमआरआई नाम के मशीन में, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो कि हाईएस्ट अभी इन्वेस्टिगेशन टेक्निक है। वो क्या स्टडी करती है? शरीर का मैग्नेटिज्म ही स्टडी करती है। तीसरा है आहार कहाँ से उत्पन्न होता है? आहार पृथ्वी से उत्पन्न होता है। तो आहार चिकित्सा भी किस में आती है? आहार का विज्ञान किस में आता है? वो पृथ्वी तत्व में आता है। एक कुम्हार जब मिट्टी को अलग अलग आकार देता है तो वो क्या करता है उसके साथ?
मिट्टी को रौंदता है, मिट्टी को अलग अलग आकार देता है। तो जो मालिश चिकित्सा है वो भी मिट्टी से ही आई है, क्योंकि वो सारे जो मूवमेंट्स आप देखते हो एक कुम्हार जो करता है वही आगे चल करके मालिश की चिकित्सा बन गई। तो पृथ्वी तत्व से कौन कौन सी 4 चिकित्साएं? तो सबसे पहला मिट्टी चिकित्सा, दूसरा चुंबक चिकित्सा, तीसरा आहार चिकित्सा, चौथा मालिश चिकित्सा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं जल तत्व की। तो जल तत्व से जो चिकित्सा की जाती है उसको कहते हैं हाइड्रोथेरेपी। अब हाइड्रोथेरेपी जो है उसका पर्पस क्या है? हम ये जानते हैं कि पानी में स्टेट बदलने की, अपना स्वभाव बदलने की आदत है। वो वाष्प भी बन जाती है और वो बर्फ भी बन जाता है, और वो जहां जाए उस जगह पर वो उसके साथ घुल मिल जाता है। दूध में डालो पानी तो दूध में घुल मिल जाता है, दाल में डालो तो दाल में घुल मिल जाता है, चावल में डालो तो उसमें घुल मिल जाता है। तो पानी की विशेषता क्या है? जब जैसा जहां बोलोगे वो उसमें घुल मिल जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों? जहां जाए उसके साथ मिल जाता है वो। उसका अपना अस्तित्व इंडिविजुअल भी है, और आपके साथ आ गया तो आपके साथ भी है। जो गणित के सिद्धांत में जीरो के समान है, जहां जुड़ जाए उसको फायदा। तो चूंकि इस पानी के अलग अलग टेम्परेचर हैं और हमारे शरीर का एक सेट टेम्परेचर है, और उस सेट टेम्परेचर में ही हमारा शरीर काम करता है। उसको उतना ही टेम्परेचर चाहिए, उससे कम या ज्यादा में वो काम नहीं कर सकता। तो बॉडी सतत उस टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए विभिन्न क्रियाएं करता रहता है। उदाहरण के लिए जैसे आप ठंड के मौसम में हो, तो ठंड के मौसम में हो तो देखोगे आप कि आपका बॉडी सिकुड़ जाता है, कि शरीर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से शरीर में हीट जनरेशन हो और वो बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रख सके। इसलिए हम लोग ठंड में सिकुड़ने लगते हैं, ठिठुरने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, ताकि बॉडी तुरंत उस बाहरी परिस्थिति से मीट आउट होने की कोशिश कर रहा होता है। उसने जैसे ही एक्सटर्नल चेंज देखा, उसने इंटरनल चेंज क्रिएट किया। वैसे ही जैसे ही हम बाहर गर्मी में आते हैं तो हमारा शरीर तुरंत तुरंत पसीना निकालने लगता है। तो वो ऐसा क्यों करता है? वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि बाहर है हीट, और उसके कारण से शरीर अंदर से हीट हो रहा है। तो वो उस हीट में रहेगा तो चीजें जल जाएंगी। तो वो तुरंत तुरंत पसीना निकालना शुरू करता है, ताकि उसके माध्यम से वो शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। कितना खूबसूरत है ना उसका काम। वो आवश्यकता अनुसार खुद कर रहा है ना। उसको बोला क्या किसी ने पसीना निकाल? उसको बोला क्या किसी ने कि कॉन्ट्रेक्शन कर कर कर, ठंड है कर? नहीं है। तो वो कैसे रिएक्ट कर रहा है? डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल सिचुएशंस, इट इज मेकिंग इट्स ओन चेंजेस। तो पानी में जो खूबियां हैं, क्या खूबियां हैं? सबसे पहली खूबी है कि वो एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक का मतलब समझते हैं? एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर। पेन किलर दवाइयों के नाम सुने ना? पैरास्टामोल, आइब्रूफेन। तो पानी का सबसे बड़ा पावर है वो एनाल्जेसिक है। इसलिए ट्रेडिशनली आज भी पेट में दर्द हो जाए तो सिकाई के लिए गर्म पानी की थैली का उपयोग करते हैं। बहुत ज्यादा एक्यूट इंजरी हो जाए, स्पोर्ट्स इंजरी हो जाए, तो उनको बर्फ लगाया जाता है। तो पर्पस क्या है? बिकॉज इट इज एनाल्जेसिक। सेकेंड, इट इज डायूरेटिक। डायूरेटिक वर्ड का मतलब होता है कि वो किडनी को एक्टिव करके किडनी से शरीर के पानी को निकलवाने में सहायक है। आप ज्यादा पानी पियोगे तो क्या होगा? शरीर अपने आप उस गंदगी को निकालने की कोशिश करेगा, तो वो पानी को किडनी के माध्यम से बाहर निकाल देगा, तो आपका यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज किसी के शरीर में पानी इकट्ठा हो रहा है, तो ऐसे में कुछ चिकित्सक उनको कुछ डायूरेटिक मेडिसिन देते हैं। डाइटॉर नाम की एक मेडिसिन है जो आपने सुनी होगा, जिसका नाम सुना होगा। तो वो डाइटॉर नाम की जो मेडिसिन है वो शरीर से पानी को बाहर निकालने में मदद करती है। पर पानी कहाँ से निकल सकता है? किडनी से निकल सकता है, क्योंकि शरीर से गंदगी निकलने के 4 रास्ते हैं। एक नेसल ट्रैक्ट, दूसरा स्किन, तीसरा किडनी, और चौथा
हमारा पाचन क्रिया, मतलब आते। इन 4 के अलावा तो गंदगी निकलने के कोई रास्ते नहीं है। तो चूंकि ये 4 रास्ते हैं गंदगी निकलने के, तो शरीर अपनी गंदगी इन 4 रास्तों से निकालता है। तो तीसरा अफेक्ट है उसका एलिमिनेटिव अफेक्ट। एलिमिनेटिव अफेक्ट का मतलब होता है कि जो गंदगी को हटाने में मदद करता है। कहीं गंदगी पड़ी हुई है तो बोलते हैं पानी डाल दो, क्या होगा? कहीं पर ऐसी गोबर वोबर पड़ा हुआ है या कुछ ऐसी चीज पड़ी हुई है जो सूख गई है, अब उसको हटाना है तो क्या करो? पानी डाल करके, खरेटा लगा करके उसको साफ करोगे, राइट? तो पर्पस क्या किया हमने? सफाई की। तो एलिमिनेटिव है। तो वैसे ही शरीर में अगर गंदगी पड़ी हुई है, पानी डाल दूंगा तो वो साफ हो जाएगी। हीमोस्टैटिक चेंजेस। हीमोस्टैटिक चेंजेस का मतलब होता है कि पानी बहुत सारे परिवर्तन ला सकता है, आपके ब्लड फ्लो में परिवर्तन ला सकता है। उदाहरण के लिए, मैंने बर्फ लगाया तो मेरा ब्लड सर्कुलेशन कुछ देर के लिए रुक जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी को कट गया यहाँ पर, तो कट गया तो तुरंत यहाँ पर बर्फ लगाया जाता है ताकि ज्यादा ब्लड फ्लो नहीं हो पाए। ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो ज्यादा भर 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 के निकलेगा, पट 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 पट। तो ऊपर क्या कर दिया जाता है? ऊपर बांध दिया जाता है, और ऊपर बांध देने के बाद यहाँ पर बर्फ लगा के कंटिन्यूसली रखा जाता है ताकि ब्लड फ्लो को आने से रोक दिया जाए। तो उसका क्या, इसको क्या बोलते हैं? हीमोस्टैटिक इफेक्ट। हीमो मतलब ब्लड, स्टैटिक मतलब रुकना। तो जब वो ब्लड को रोकने का काम करता है तो उसको बोलते हैं हीमोस्टैटिक इफेक्ट। वैसे ही आपके शरीर में कहीं कोई चीज जम जाए तो उसको, अगर जमी हुई चीज को ठीक करना हो तो वहां पर गर्म लगाया जाता है, राइट? गर्म लगाएंगे तो क्या होगा? वो नरम पड़ के वहां से हट जाएगी, फ्लो होने शुरू हो जाएगी। तो पानी में इतनी प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए, उनके अलग अलग टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए हम पानी से चिकित्सा करते हैं। अब पानी से चिकित्सा करने के लिए हमें वाटर को अलग अलग तरीके से स्टोर करने की जरूरत पड़ती है कि किस हिस्से पर हमको पानी का प्रभाव लाना है। पानी में ये प्रभाव है, पता चल गया, पर पानी के उस प्रभाव को कैसे हम शरीर के पर्टिकुलर हिस्से तक पहुंचाएंगे? पैरों तक पहुंचाएंगे तो वो कहलाएगा गर्म पैर स्नान। अगर कटी के हिस्से में पहुंचाएंगे तो वो कहलाएगा कटी स्नान। रीढ़ के हिस्से में पहुंचाएंगे तो वो कहलाएगा रीढ़ स्नान। पूरे शरीर में पानी के इफेक्ट को फैलाएंगे तो वो इमर्शन बात हो सकता है, जो बड़ा बाथटब आता है वो। पूरे शरीर से पसीना निकालना है तो हम भाप स्नान का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर पानी के एप्लीकेशन के, अब मुझे पानी पे फवारा मारना है तो सर्कुलर जेट्स यूज किया जा सकता है। ऐसी चीजें शायद आप अपने, अब आपके हिसाब से तो एक फवारा ऊपर ही लगा दिया जाता है, राइट? पर एक एक इंस्ट्रूमेंट बनता है। इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है? एक राउंड सर्कुलर इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पाइप्स लगी हुई हैं, ठीक? और पाइप्स में छोटे छोटे परफोरेशंस हैं, होल्स हैं। ऊपर से नीचे तक एक पिंजरा जैसा है, गोल पिंजरा है समझ लो आप। गोल पिंजरा है और पिंजरे में जो पाइप लगी हुई है उसमें सब में छोटे छोटे होल हैं। और जब प्रेशर से पानी आता है तो उस परफोरेशन से वो चारों तरफ से, जो बीच में खड़ा होगा उसको पानी कहाँ कहाँ से आएगा? सब तरफ से। और ऊपर में भी अगर शावर लगा हुआ है तो वो, तो हर जगह से वाटर अपना इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। इसको बोलते हैं सर्कुलर जेट, कोल्ड सर्कुलर जेट। तो इस तरह से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग अपैरेटस, इनका उपयोग करके हम पानी को शरीर के किसी भी हिस्से तक पहुंचा सकते हैं। इसी को कहते हैं जल चिकित्सा। और ये चिकित्सा पावरफुल है भी, और इसका इफेक्ट दिखाई भी देता है बड़ी बड़ी बीमारियों में। जहाँ खुद एलोपैथी चिकित्सा विज्ञान भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम, जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि मान लीजिए किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, पोस्ट प्रेगनेंसी किसी को पेन रह रहा हो, तो ऐसी स्थिति में सिट्स बात के लिए कहा गया है। किसी को कॉक्सीडीनिया नाम की कंडीशन है जिसमें जो टेल बोन है ना वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है,
तो वो व्यक्ति जैसे भी कहीं भी बैठता है तो उसको बहुत सीवियर पेन होता है, तो ऐसे में वो टायर और ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर में बैठता है, उसको बोलते हैं कॉक्सीडीनिया। तो ऐसी कई प्रॉब्लम्स के लिए जो इलाज बताया गया वो है सिट्स बात, जो मॉडर्न साइंस में कहा गया, और इसी सिट्स बात को हमारी भाषा में हिप बात कहा जाता है, कटी स्नान, और विदेशों में इसका नाम है सिट्स बात। पर सिट्स बात को देने के 3 अलग अलग मेथड्स हैं, जो हम लोग चिकित्सा को समझेंगे तब हम उसको जानेंगे। ठीक है, तो ये हुआ जल चिकित्सा के बारे में। पृथ्वी तत्व को समझ लिया हमने, जल तत्व को समझ लिया। इसके अलावा पानी को अप्लाई करने के लिए हाइड्रोथेरेपी में और भी मेथड्स बताए गए, जैसे किसी व्यक्ति को बुखार हो जाता है तो उसको सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखी जाती है, तो दोज थिंग्स आर कॉल्ड एज कोल्ड पैक्स। पानी का उपयोग करने के लिए हम गर्म पानी की थैली का उपयोग करते हैं, एक रबर की रुमा थैली या बॉटल जिसमें गर्म पानी को भर करके सिकाई के उपयोग। तो वाटर को होल्ड करने वाली चीजें, वैसे ही फॉर्म्स हैं जिसको हम कहते हैं पैक्स, वैसे ही फॉर्म्स है जिसको हम लोग कहते हैं कंप्रेस। ये ट्रीटमेंट की मोडेलिटीज हैं। फॉर्म्स, पैक्स, कंप्रेस, चेस्ट पे लगाया तो चेस्ट पैक बनेगा, पेट पे लगाया तो एब्डोमिनल पैक बनेगा, लेग्स पे लगाया तो लेग पैक बनेगा। क्या ऐसे असर करेगा, क्या इसका फायदा होगा, ये जब आप समझेंगे तो पूरा साइंटिफिक मेडिकल साइंस को समझाता हुआ हर ट्रीटमेंट अपना इफेक्ट समझाता है। इसके अलावा डूशिस, एनिमा, एनिमा के बारे में सुना होगा आपने, जिसके माध्यम से आंतों की सफाई की जाती है। ये सारी चीजें, भाप स्नान, ये सब चीजें आती हैं हाइड्रोथेरेपी में। ठीक है, अब आ जाते हैं तेज तत्व चिकित्सा। तेज तत्व चिकित्सा अर्थात अग्नि तत्व से। तो अग्नि, अग्नि कहाँ उपस्थित है, अगर देखें तो उस पूरे संसार में अग्नि सूर्य के पास है, तो उस चिकित्सा को बोलते हैं हीलियोथेरेपी, दैट इज कॉल्ड एज हीलियोथेरेपी। द सन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हीलियोस। तो सन के अफेक्ट का हम उपयोग करते हैं, तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, उसके लिए एक अपैरेटस यूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं क्रोमोथर्मोलियम, क्रोमोथर्मोलियम। या फिर पुराने जमाने में क्या करते थे, क्रोमोथर्मोलियम क्या होता है या आने वाले दिनों में जानेंगे। पुराने जमाने में केले के पत्ते को लेकर के उसको, शरीर को मिनिमम क्लॉथ्स में रखते हुए उस केले के पत्ते को शरीर पर लपेट दिया जाता था, और जब सूर्य की किरणें पड़ती तो वो उन पत्तों के माध्यम से होकर शरीर पर पड़ती, तो ग्रीन इफेक्ट क्रिएट किया जाता था। और ग्रीन का काम क्या है, ग्रीन का काम है सूदनिंग इफेक्ट। ग्रीन इज टू सूदन द बॉडी, ग्रीन इज एंटीबायोटिक। सूर्य में तो है ही ये पावर एंटीबायोटिक, कीटाणुओं को मारने की, बट पत्तों से होकर उन उन रंगों का भी उपयोग उन्होंने किया है, तो उसको हम लोग कहते हैं, एक है हीलियोथेरेपी और दूसरा है क्रोमोथेरेपी। क्रोमो मतलब रंगों की द्वारा चिकित्सा। जब हम अग्नि की बात करते हैं, लाइट की बात करते हैं, तो उसमें 7 अलग अलग रंग हैं विबग्योर। तो उसमें से जो सबसे ज्यादा यूज किया गया इलाज में वो हुआ अल्ट्रावायलेट का यूज। जितने भी सोरियासिस या स्किन डिसीजेस होते हैं उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की बात की गई है, और जितने भी पेनफुल कंडीशंस हैं उसके लिए इंफ्रारेड की बात की गई है। तो विबग्योर में वी के बाद आ रहा है अल्ट्रावायलेट, और रेड के नीचे आ रहा है इंफ्रारेड। बाकी कलरों के भी अपने प्रभाव हैं, और कलरों के प्रभाव आप इसलिए समझ सकते हैं कि आप सूदन करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए नीला रंग लगाते हैं, उत्तेजित करने के लिए लाल रंग लगाते हैं, पीले रंग पेट की सफाई में मदद करता है, हरा रंग एंटीबायोटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। तो ये रंगों की चिकित्सा और सूर्य से किरण चिकित्सा को क्रोमोथेरेपी और हीलियोथेरेपी कहा जाता है, अर्थात अग्नि तत्व के द्वारा चिकित्सा। ठीक है, अब हम आते हैं वायु तत्व चिकित्सा। वायु तत्व अर्थात
हमारे शरीर के हर एक हिस्से तक सही मात्रा में वायु पहुंचे, उसके लिए क्योंकि मनुष्य की जो ब्रीदिंग है वो कॉन्शियस नहीं है, वो सबकॉन्शियस है, अपने आप हो रही है। आप सोच अपने आप हो रही है, इसका मतलब आप सिर्फ योग के दौरान ही आप गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए, गर्दन ऐसे उठाइए, गर्दन पीछे ले जाइए, हाथ ऐसे उठाइए, हाथ उठाते हुए धीरे धीरे सांस लीजिए, सांस छोड़िए। तो वी आर मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट ऑफ ब्रीदिंग व्हाइल वी प्रैक्टिस योगा। एल्स रिमेनिंग टाइम ऑफ द डे क्या हम अपने ब्रीदिंग पर ध्यान दे रहे हैं? इज इट हैपनिंग ऑन इट्स ओन? तो वायु तत्व चिकित्सा में आता है योगा। योग क्यों? बिकॉज इट मेक्स अ कॉन्शियस एफर्ट फॉर द बॉडी टू गिव ऑक्सीजन टू द बॉडी। और बिना वायु के आप जी सकते हो क्या? बिना ऑक्सीजन के आप जी सकते हो? आपको ऐसी जगह पे पहुंचा दिया जाए जैसे हाई एल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ऐसी जगह पे आपको पहुंचा दिया जाए तो क्या होगा? या पानी के अंदर जाया जाए बिना ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके गए तो विल इट बी डिफिकल्ट? यस, इट विल बी डिफिकल्ट। तो अगर आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी? नहीं आनी चाहिए कोई प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? बताइए। पर ऑक्सीजन का क्या उपयोग है शरीर में? तो क्या करता है सेल्स ऑक्सीजन का? उसका स्प्रेड होना, उसका रिपेयर होना, सब चीज तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए ही हमको। चाहिए। मतलब ऑक्सीजन नहीं मिला तो हम काम ही नहीं करेंगे। अच्छा। चेक ही ऐसे कर रहे हैं, ऑक्सीजन आ रहा है तो ठीक है, इंसान नहीं। तो मतलब बिना ऑक्सीजन के इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट भी करना है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए। हार्ट अटैक में जब उस हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो काम नहीं करता, काम नहीं करता है तो रुक जाता है, रुक जाता है तो ब्लड पंप नहीं होता, ब्लड पंप नहीं होता तो व्यक्ति मृत हो जाता है। तो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइवल नहीं है। कम शरीर को मिले तो दिक्कत है, ज्यादा हम ले पाएंगे ऐसी व्यवस्था शरीर ने बनाई नहीं है। वो खुद कंट्रोल करता है। आप ज्यादा सांस ले लोगे, ज्यादा ऑक्सीजन आ जाएगी, कुछ देर के लिए आपके सांस लेने की गति को वो एकदम स्लो कर देगा, जो योगा में होता है। आपके शरीर को डीप ब्रीदिंग के कारण से ज्यादा ऑक्सीजन मिल गई, ले आप थोड़ी देर सांस ही मत ले पाओ, आप कुंभक की स्थिति में हो। राइट और रॉन्ग? तो मतलब हम चाह करके भी ज्यादा नहीं ले सकते, क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं जितनी जरूरत है। क्योंकि कहा गया कि अगर 500 ml टाइडल वॉल्यूम होती है सांस लेने में, एक बार में इतनी हवा जानी चाहिए, और मैं नहीं ले रहा हूं, मैं 50 ml में काम चला रहा हूँ, 150 ml में कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी तो प्रॉब्लम करेगी ना कि पर्याप्त नहीं मिल रहा है। बट योग कर रहा हूँ तो मुझे 500 पूरा मिल रहा है, 600 नहीं मिल सकता, 500 ही मिलेगा। मतलब ज्यादा लेने की व्यवस्था नहीं है। तो योग का काम भी है संतुलन। वो वायु का संतुलन बनाता है शरीर के हर एक हिस्से में। जहां पर वायु ज्यादा बैठ गई है, चल निकल, जॉइंट से निकालता है, आंतों में बैठ गई तो चल निकल, पवन मुक्त आसन करो। तो जगह जगह से वायु को निकालने का काम करता है। राइट। अब हम आते हैं आकाश तत्व पर। आकाश का मतलब स्पेस। नाक में स्पेस है, मुंह में स्पेस है, कान में स्पेस है, हर जगह स्पेस है। और आकाश तत्व का जो उपचार पद्धति है उसको हम लोग एक शब्द में कहें तो कहते हैं उपवास। आकाश तत्व इज इक्वल टू फास्टिंग। बहुत सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है, खाली कैसे करूंगा? अब सामान क्या है? बाहर से ही आया है ना, खाना तो बाहर से ही आया है, सारी चीज बाहर से आई है। तो मैं इसको रोक दूं और बाकी गंदगी को निकालने में लग जाऊं तो क्या ये खाली हो जाएगा? फिर से खाली हो जाएगा। मान लीजिए मुंह से लेके गुदा द्वार तक का जो सरफेस एरिया है वो हाफ बैडमिंटन कोर्ट के बराबर का सरफेस एरिया है, इतना समा सकता है। आप सोच लो हाफ बैडमिंटन कोर्ट में क्या क्या चीजें रख सकते हो आप, उतना सामग्री आप रख सकते हैं। इसलिए व्यक्ति खाने का कोई लिमिटेशन नहीं है। कई लोगों को देखा होगा 25 रोटी खाते हैं,
हमारे एक मित्र थे, वो अगर जिस दिन बड़ा बनता था तो 25 के से कम में तो काम नहीं चलता था उनका। हम तो बोलते थे भैया तू तो वो जो कढ़ाई बन रही है वहीं बैठ जा, ऐसे करके तल करके पट से तेरे ऊपर ही डालेंगे। तो कैपेसिटी है। अब आप बताइए, ऐसी भगवान ने सबका तो स्टमक एक जैसा ही बनाया है ना, तो उसकी कैपेसिटी कैसे 25 की और आपकी कैसे आधे की? आप क्यों आधी रोटी खाते हो, क्यों आपका हस्बैंड 5 रोटी खा लेते हैं? है तो दोनों का पेट एक बराबर ही, तो जैसा ढाल दिया जाए उसको, द वे यू डिजाइन इट, मेक इट थ्रू योर बॉडी, खाने की जैसी हालत बन जाती है। कोई 2 बार खा के भी खुश है और कोई 6 बार भी खा के कुछ नहीं है। 6 बार भी खा के असंतुष्ट पड़ा हुआ है घर में, यार मजा नहीं आ रहा है खाने में, कुछ तो कमी सी लग रही कॉमन है जेंट्स का तो कॉमन है। और ऐसे लोग भी हैं जो 2 बार खा के भी प्रसन्न हैं, खुश हैं, उससे उनको कोई तकलीफ नहीं है। तो शरीर को समय समय पे खाली करना पड़ेगा। खाली नहीं करेंगे, क्लीनिंग नहीं करेंगे, तो आप लोग तो किचन रोज हर मील के बाद साफ करके रखते हो ना। रात में महिलाएं सोने से पहले क्या करती है? दे वाइंड अप द किचन, दे क्लीन अप एवरीथिंग, ताकि मॉर्निंग व्हेन दे कम बैक वो मिलना चाहिए। तो अपन अपने ही काम को सहूलियत बनाने के लिए रात में पूरा वाइंड अप करके सोते हैं। जिस दिन वाइंड अप नहीं होता उस दिन कैसे अजीब सा मन में बुलबुलाहट सी हो रही होती है, अरे यार कुछ तो अधूरा छूट गया। तो जो स्पेस है, सफाई करने की प्रक्रिया है, तो क्या आपको अपने शरीर को समय समय पर खाली नहीं करना चाहिए? तो खाली कैसे करोगे? खाली कहाँ कहाँ सामान डाला है बताओ तो? उसमें वायु डाला, तो उसको खाली करने के लिए हमने, क्लीन करने के लिए, मान लीजिए मेरे लंग्स में बहुत ज्यादा म्यूकस जमा हो गया, धूल गंदगी जमा हो गई, तो मैं कैसे निकालूं? तो मैं नेति कुंजल करके कफ के माध्यम से वो बाहर निकलती है। मेरे अगर ट्रैक्ट में फास्टिंग कहाँ काम कर रही है? मेरे मुंह से लेके गुदद्वार तक पे काम कर रही है, इसी को खाली करना है। बहुत ज्यादा भर के रख दिया हमने, इतने दिनों से रोज इतना खा रहे हैं कि वो पूरा भरा पड़ा हुआ है। जो चीज भरी पड़ी हुई है तो कैसे उसको साफ नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? विल इट वर्क प्रॉपरली? तो समय समय पर इसकी सफाई होनी चाहिए, यही है उपवास तत्व चिकित्सा। तो ये थी पंच तत्वों से चिकित्सा। आशा है अब आप समझ पाए होंगे द 5 एलिमेंट्स ट्रीटमेंट। तो इन्हें कैसे करना है, उपवास करने का तरीका क्या होगा, कैसे उपवास किया जाता है, ये सारी चीजें विधि है, एक टेक्निक है जिसको हमें फॉलो करने की जरूरत है। और ये सीख जाएंगे तो आपके लिए लाइफ आसान हो जाएगी। आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कैसे करना है, व्हेन यू आर ओनली हैविंग नॉलेज अबाउट इट। इसके अलावा हम 5 तत्वों के अलावा, पृथ्वी आप तेज वायु आप आकाश के अलावा भी एक और तत्व है हमारे अंदर, इसको बोलते हैं आत्म तत्व, ईश्वरी तत्व। बिना आत्मा के रह सकते हो क्या? ऑक्सीजन तो चलो मैं वेंटिलेटर में डाल दूंगा आपको, एक मरे हुए शरीर को भी मैं ऑक्सीजन वेंटिलेटर में डाल दूंगा, तो क्या वो फंक्शन करेगा? ऑक्सीजन से ही अगर शरीर चल जाता, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश से ही शरीर चल जाता, तो मैं इन 4 5 को डाल देता हूँ। आत्मा नहीं होगी तो चल पाएगा क्या? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बताया गया है वो है आत्म तत्व चिकित्सा। और उसके लिए चिकित्सा के लिए बताया गया है ईश्वर, राम नाम या ईश्वर का नाम लेना। अगर आप इस तत्व को चिकित्सा नहीं करते हैं तो फिर आपका चिकित्सा अधूरा है। अब ईश्वर के पास भरोसा है तो ठीक है, नहीं तो कोई व्यक्ति आस्तिक है, कोई व्यक्ति नास्तिक है, और नास्तिक भी सही मायने में आस्तिक ही है। अभी हमने अभी तक क्या क्या समझा, एक बार फिर से रिवाइंड करके बताता हूँ। सबसे पहले हमने जाना कि प्राकृतिक चिकित्सा कब शुरू हुआ। तो हमने जाना कि 5000 साल पहले जब से मनुष्य है तब से ये शुरू हुआ, क्योंकि पंचतत्व जब से हैं तब से चिकित्सा भी हो रही होगी। पृथ्वी आप तेज वायु आकाश जब से है। फिर हमने ये जानने की कोशिश की कि ये तत्व तो हमेशा से थे, तो ये उपचार कर सकते हैं, ये क्षमता कैसे पता चली? तो इस क्षमता को पता कैसे चली, इसी को जानने को इतिहास कहते हैं। किन किन लोगों ने इसे किस किस प्रारूप में किस किस तरह से उपयोग किया, इसी को हम इतिहास के रूप में जानने वाले हैं। फिर
हमने जाना कि सिद्धांत क्या होंगे। अगर कोई भी पद्धति है तो उसके कुछ सिद्धांत होंगे। जैसे मान लीजिए आप फेशियल करेंगे, तो फेशियल का भी कुछ प्रोटोकॉल होगा कि पहले ये वाला लगाएंगे, फिर ये वाला लगाएंगे, फिर ये वाला करेंगे। प्रोटोकॉल है ना। तो नेचुरोपैथी भी अगर है, ये पंच तत्व हैं, तो इनमें भी कुछ सिद्धांत तो होंगे। तो अगले हिस्से को हमने समझा कि क्या सिद्धांत होंगे चिकित्सा के। इसके जानने के बाद हमने जाना पंच महाभूत, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, जिसमें हमने ये बताया कि आकाश सबसे पावरफुल है। आकाश में आया वायु, इन दोनों के कंपन से आई अग्नि, इनके कंपन से आया जल, और अंतिम में आया पृथ्वी, और ये एक क्रम में ही है। फिर हमने जाना कि पृथ्वी से कैसे चिकित्सा होगी। तो पिछले बताया कि हम पृथ्वी से मिट्टी चिकित्सा करेंगे, चुंबक चिकित्सा करेंगे, आहार चिकित्सा करेंगे और मालिश चिकित्सा करेंगे। जल तत्व से हम जल के तीनों फैक्टर्स को लेकर के कैसे हम उपचार कर सकते हैं। उसी तरह से अग्नि तत्व से क्रोमोथेरेपी, हीलियोथेरेपी, वायु तत्व से योग चिकित्सा, और अंतिम उपवास जो कि आकाश तत्व चिकित्सा है। इसके अलावा आखिरी जो कि है आत्म तत्व चिकित्सा, जो कि है ईश्वर का नाम लेकर के। ये तो हुई चिकित्साओं की बात। अब इन सब चीजों को हमने समझ लिया। अब हमारा अगला उद्देश्य क्या होगा इन सबको जानने के बाद? इसके बाद हमारा उद्देश्य है कि जितनी भी एक्यूट डिसीजेस हैं, बीमारी, रोग, तो एक्यूट डिसीजेस क्या हैं और उनका उपचार कैसे हो सकता है। फिर सेकंड एस्पेक्ट पे हम जा रहे हैं कि क्रॉनिक डिसीजेस क्या हैं और उनका उपचार कैसे हो सकता है। फिर हम जान रहे हैं एक सबसे बड़ा सिद्धांत, आहार का सिद्धांत, कि आहार क्या जीवन में रोल प्ले करता है। देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देगा आहार चिकित्सा, जितना कॉम्प्लिकेटेड हम बना लें, और देखा जाए तो बहुत सरल है। देखने में सरल, पर कहते हैं ना कि किसी भी चीज को कैसे भी परोसा जा सकता है। कितना भी कॉम्प्लिकेट आप कर सकते हैं, कितने पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो नेचुरोपैथी आहार को सिंप्लीफाई करता है। अगर बाकी चिकित्सा विज्ञान में देखेंगे तो वो आहार को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ऐसा खाओ, ऐसा मत खाओ, प्रोटीन खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत करो, फैट लो, कार्बोहाइड्रेट मत लो। तो ये कॉम्प्लिकेशन ही तो हुआ एक आम आदमी के लिए। आम आदमी को कहाँ पता है कि रोटी में कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, दाल में कितना फैट है, कितना प्रोटीन है। कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा नेचुरोपैथी कहता है सिंप्लीफाई करो लाइफ को। तो अंडरस्टैंडिंग सिंप्लीफिकेशन। अगर बैलेंस डाइट बनाना है और गरीब आदमी है, तो उसको अपन कैसे बैलेंस डाइट दे सकते हैं कम धन में। और अगर बैलेंस डाइट बनाना है एक सामान्य व्यक्ति के लिए, तो कैसे बना सकते हैं। एक धनाढ्य व्यक्ति है, उसको बैलेंस डाइट चाहिए, तो उसको कैसे बैलेंस डाइट दे सकते हैं। तो हर किसी की आवश्यकता के हिसाब से डाइट बना करके दी जा सकती है, जो कि बैलेंस्ड होगी। इन सब को जानने के बाद हम अल्टीमेटली जानते हैं कि किसी भी रोगी को उपचार करने के लिए हमें उसकी पूरी विज्ञान, उसको हिस्ट्री, इतिहास लेना पड़ता है, जिसको केस हिस्ट्री टेकिंग बोलते हैं। तो चिकित्सा में केस हिस्ट्री कैसे ली जाती है? केस हिस्ट्री लेने के बाद हम बीमारी का आकलन कैसे कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डायग्नोसिस। तो नोइंग द डिसीज, अंडरस्टैंडिंग द कंप्लेंट्स। तो ये प्रोसेस क्या है जो कि किसी भी चिकित्सा विज्ञान में होता है, कि कोई व्यक्ति मेरे पास आके बैठा और बैठ करके उसने अपनी प्रॉब्लम बताना शुरू किया, तो प्रॉब्लम बताते ही मैं कैसे बीमारी का आकलन कर पाऊंगा, एनालिसिस ऑफ डिसीज कैसे हो पाएगी। इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग द केस हिस्ट्री टेकिंग मेथड्स, जो हम लोग इसमें सीखेंगे। कि मेरे पास आप पेशेंट बन के, हम डमी एक रोल प्ले करेंगे, आप पेशेंट बन के बैठ जाइएगा और मैं चिकित्सक बन करके बैठ जाऊंगा, और फिर इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो उसमें हम निकालेंगे कि कैसे हम किसी को भी हील करते हैं, ट्रीट करते हैं, राइट। रही बात डिजीजेस को ट्रीटमेंट की, तो जब आप जैसे जैसे नेचुरोपैथी में प्रवेश करोगे, आपका दिमाग सिंप्लीफाई होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स गांठें खुलती जाएंगी, और जितना माइंड सिंप्लीफाई हो जाएगा, इलाज उतना ही सरल दिखाई देगा। ठीक। एक तरफ चिकित्सा विज्ञान उसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर दे रहे हैं, और एक तरफ हम उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। क्या बेहतर है, सिंप्लीफिकेशन या कॉम्प्लिकेशन? इसके अलावा मैं आपको 5 सिद्धांत बताता हूँ हमेशा, इसमें भी बताया जाएगा
जिससे हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। 5 ऐसे सिद्धांत जिससे मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। ऐसे तो आपको पता है, बट फिर भी हम जानेंगे इस कोर्स में। तो ये था इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। ठीक है, क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब इस प्रोसेस में हमें शरीर को भी जानना पड़ेगा, जिसमें हम थोड़ा बहुत एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी जानेंगे इस प्रोसेस में, कि शरीर कितने सिस्टम्स हैं, कौन सा सिस्टम कैसे काम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम का क्या रोल है। कुछ हद तक तो आपने 10th-12th की बायोलॉजी में पढ़ा होगा, पर अब तो सब साफ है, कुछ याद थोड़ी ना। सर आई हैव क्लियर 10th, आई हैव क्लियर 12th। क्लियर का मतलब ये है कि साफ है, पूरा साफ है, कुछ नहीं है। अब मैंने कुछ भी याद नहीं है मुझे। सर आई हैव कंप्लीटेड क्लियर, ग्रेजुएशन हो गया सर, पूरा क्लियर है सर, बीकॉम का कुछ भी याद नहीं है। तो ये हुआ आज का इंट्रोडक्शन। अब आपके कुछ क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट सेशन में इससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे, जहाँ पर मैं इतिहास के बारे में बताऊंगा। पर उसके पहले मेरी तरफ से आपके पास एक होमवर्क आएगा। उस होमवर्क में आपको इतिहास में जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है उनके नाम आपको भेजे जाएंगे, और आपका काम रहेगा कि उनके बारे में पढ़ के आना है आपको। एक PDF भेजूंगा जिसमें 50 से ज्यादा प्राकृतिक चिकित्सकों की फोटो और उनके थोड़े से कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। तो क्या आप ये होमवर्क कर पाएंगे? हो जाएगा? नहीं ठीक है, ये जो है इसको छोड़ देते हैं, मैं आपको अलग से दूंगा। ये जो बुक के हैं ये तो ठीक है, तो बुक पढ़ते समय मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा आपको, पर वो मैं आपको अभी भेज दूंगा, आपके पास PDF के रूप में आएगा। फाइन, तो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। सर उनको लिंक